मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया है, उस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, वो कैसे किया जाता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद एक जो कैंडिडेट होते हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, क्योंकि जितने भी पद होते हैं उससे अधिक आवेदक होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो चूँकि पद कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा है, इसलिए जो एजेंसी होती है, जो भर्ती आयोग होता है, उसको कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट या उसको छांटने की एक प्रक्रिया होती है। उसको छांटना पड़ता है, मेरिट वाइज उसका लिस्ट तैयार होता है और उसके बाद इंटरव्यू पर की प्रक्रिया जो होती है वो होती है। यूनिवर्सिटीज़ हों या कॉलेजेज हों, हर एक जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अंतर क्या है, चूँकि यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो बनाया, उसमें दो तरह के शॉर्टलिस्ट करने के जो है नियम बनाए हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अलग और कॉलेजेस के लिए अलग। तो कई जगहों पर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी वाइज वैकेंसी निकाली जाती है, यूनिवर्सिटी वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है, और कई जगह पर क्या होता है कॉलेज वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है। इसका एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार में क्या यूनिवर्सिटी वाइज बहाली होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और गुजरात में दोनों तरह की बहाली होती है, कॉलेज वाइज भी होती है और दूसरी तरह से जो यूनिवर्सिटी वाइज है वैसे भी होती है। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है, कॉलेज वाइज वैकेंसी होती है अलग और यूनिवर्सिटी वाइज वैकेंसी होती है अलग। इसके अलावा और भी कई राज्य ऐसे हैं, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा पूरा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए कि आप मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर हो, यानी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ। यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजों में, दोनों में जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए अलग अलग बिंदुओं पर जो मानक होता है, जो आपको अंक प्रदान किए जाते हैं शॉर्टलिस्ट होने के लिए, वो थोड़ा दोनों अलग अलग हैं। तो मैं उन पर चलता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हर एक जगह क्या होता है, वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली होती है उसके लिए यूजीसी के नियम को फॉलो करना होता है ना। यूजीसी ने जो नियम बनाए, भर्ती प्रक्रियाएं बनाई हैं, उसी भर्ती प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कहीं कहीं राज्य में क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके बहालियाँ निकाली जाती है। हालांकि कई जगह इन मानकों का पालन नहीं भी होता है, क्योंकि जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो लेते हैं तो वो ये कह देते हैं कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होगा वो नेट होगा या पीएचडी होगा, दोनों तक जिक्र होता है। चूँकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो धारा अधिनियम जो 1956 की धारा 4 है, यानी अगर दूसरे शब्दों में इसको कहें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956(3) की धारा 4 के तहत जो है, जो शक्ति प्रदान की गई है यूजीसी को, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में न्यूनतम जो अर्हता होती है एक प्रोफेसर की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, या वहाँ जो स्टाफ होते हैं उनके लिए, वो डिसाइड करने का अधिकार देता है यूजीसी को। यूजीसी ने, चूँकि समय समय पर यूजीसी अपने रेगुलेशन को बदलते रहती है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप भी जो है उस रेगुलेशन को ध्यान में रखकर ही आप अपने योजनाओं को बनाएं, क्योंकि यूजीसी का जो नियम बदलने का तरीका है वो कुछ ठीक ठाक नहीं है। यूजीसी हर एक 3-4 साल पर जो है रेगुलेशन को बदल देती है, चाहे यूजीसी की जो मजबूरी रही हो, लेकिन वो बदलते रहती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती है। कभी नेट वालों को प्राथमिकता देती है, कभी पीएचडी करने वालों को प्राथमिकता देती है, कभी कहती है कि नेट पीएचडी है तो भी नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो आपको इसमें बैलेंस बना के चलना होगा, देखना पड़ेगा। तो उस प्रक्रिया पर चलते हैं, उस पॉइंट पर चलते हैं जहाँ यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए शॉर्टलिस्ट करने की जो प्रक्रिया बताई है।
किस पॉइंट पर कितने मार्क्स दिए जाना है उन पर चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूजीसी का जो लेटेस्ट रेगुलेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए, वो है जो रेगुलेशन 2018 जो भारत के गजट में प्रकाशित हुआ था। यानी यूजीसी रेगुलेशन बनाती है तो वो भारत के गजट में उनको प्रकाशित करना होता है। वो देखिए, उस गजट को मैं आपके सामने में दिखा रहा हूँ कि वो गजट कौन सा है। देखिए, ये है भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और साधारण के भाग 3-4 में छपा है, जो नई दिल्ली बुधवार जुलाई 2018 आषाढ़ 27 1940 में उस बात का जिक्र किया गया। यूजीसी रेगुलेशन 2018 की बात की गई है। अब चलते हैं उस अलग अलग पॉइंट पर, किस पॉइंट पर आपको कितने अंक मिलने हैं और आपके कॉम्पिटिटिव को कितने अंक मिलने हैं, आप कहाँ हैं, आप शॉर्टलिस्ट होइएगा कि नहीं होइएगा, उन बातों पर चलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जो क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूजीसी ने बनाई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, वो आपके स्क्रीन पर है और मैं एक एक करके इस पॉइंट को आपको समझाता हूँ। ये देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेज के लिए अलग है ना। यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है कि आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कितना है ना। क्या है एकेडमिक परफॉर्मेंस कितना, यानी अलग अलग जो आपका मैट्रिक इंटर को छोड़ दिया जाए, यानी ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें कितने मार्क्स हैं, उस पर अलग अलग मार्क्स का जो एक इंटरवल है उस पर आपको अलग अलग पॉइंट मिलने हैं। कुल मिलाकर के एकेडमिक स्कोर आपका जो है उस पर 80 मार्क्स मिलने हैं। रिसर्च पब्लिकेशन पर आपको 10 मार्क्स मिलने हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस पर भी 10 मार्क्स मिलने हैं, है ना। तो 80 प्लस, अब इसको अगर जोड़ लीजिए, देखिए 100 हो गया, यानी 100 का पैमाना है। 80 एकेडमिक पर, 10 जो है रिसर्च पब्लिकेशन पर, 10 टीचिंग एक्सपीरियंस पर ये नंबर मिलना है। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि एकेडमिक स्कोर पर जो 80 है वो कितना कहाँ है। तो मैं उस नोटिफिकेशन पर, उस पेज पर लेके चलता हूँ जहाँ से ये मार्किंग होता है। दोस्तों देखिए, यूजीसी ने जो ग्रेजुएशन पर आपके एकेडमिक स्कोर नंबर मिलना है वो है ग्रेजुएशन का, यदि आपने 80% और उससे अधिक का स्कोर किया है तो आपको मेरिट में मिलना है 15 अंक। ठीक है, कितना मिलना है। अब दूसरा, यदि ग्रेजुएशन में आपको 80 से कम और 60 तक, यानी 60 से अगर 80 तक आपको मार्क्स हैं, कितना 60 से 80% तक, तो आपको मेरिट में कितना मिलेंगे 13 अंक। और यदि आपको 55 से 60% का नंबर है तो आपको मिलेगा कितना 10 अंक। और यदि आपको 45% या उससे कम नंबर है, 45% से 55% के बीच नंबर है तो आपको मिलेंगे 5 अंक। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपने पीजी में या एमए, एमएससी, एमकॉम में आपने 80% या उससे अधिक नंबर लाया है तो आपको 25 अंक मेरिट में मिलेंगे। यदि आपने 60% से लेकर के 80% तक नंबर लाया है तो आपको मेरिट में 23 अंक मिलेंगे। अगर आपको 55% से न लेके 60% तक का नंबर है तो आपको मिलेंगे 20 अंक। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप एसटी, एससी या ओबीसी हैं और नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको 50% का यहाँ पर सीलिंग है, यानी 5% की आपको छूट है। उसी तरह अगर आपने एमफिल किया है और उसमें 60% से अधिक नंबर है तो आपको 7 अंक मिलेंगे मेरिट में। और 55% से कम लेकिन 60% है तो 5 अंक आपको मेरिट में दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावे यदि आपने पीएचडी कर रखा है, पीएचडी की डिग्री है, तो आपको मेरिट पर 30 अंक मिलेंगे। और यदि आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया, नेट जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया है तो आपको मिलेंगे मेरिट में 7 अंक। यदि सिर्फ आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको मेरिट में मिलेंगे 5 अंक। यदि आपने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया है तो आपको मिलेंगे मेरिट में 3 अंक। अब ये एकेडमिक स्कोर है, तो काउंट अगर कीजिएगा तो यहाँ तक पे आपको कितने अंक मिल जाएंगे। देखिए, उसके अलावे क्या है, 6 नंबर में रिसर्च पब्लिकेशन है। रिसर्च पब्लिकेशन का मतलब है
कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, आपने कोई रिसर्च किया है, किसी इंटरनेशनल या नेशनल पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपका पेपर किसी यूजीसी लिस्टेड जर्नल या पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित हुआ है तो उस एक पेपर पर आपको मिलेंगे 2 अंक। कितने मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे मेरिट में। और अधिकतम आपको 5 पेपर पर कितने मिलेंगे? यहाँ पर 10 अंक मिलेंगे मेरिट में। यानी कुल मिलाकर मैक्सिमम पेपर में जो आपको नंबर मिलना है रिसर्च पेपर या आर्टिकल में, वो मैक्सिमम 10 नंबर मिलना है। एक पेपर पर आपको 2 नंबर मिलना है ना। उसके बाद यदि आपने कहीं पढ़ाया है, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, तो टीचिंग एक्सपीरियंस 1 साल के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस। 1 साल का 2 अंक, 1 साल का 2 अंक मिलेगा। अधिकतम 5 साल का मिलेगा, तो 5 साल पे 2 अंक तो कितना हो गया? 10 अंक हो गया। तो आपको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 अंक मिलेगा। अब मान लीजिए किसी के पास 5 साल का नहीं 3 साल का ही एक्सपीरियंस है तो उसको मेरिट में 6 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसके अलावे अगर आपको कोई अवार्ड मिला है या राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से या कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है या फिर आपको कोई गवर्नमेंट की बॉडी है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ अगर आपको अवार्ड मिला है तो आपको मेरिट में जोड़े जाएंगे 3 अंक। लेकिन यदि आपको ये अवार्ड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है तो आपकी मेरिट में 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें ऊपर वाले पूरे क्राइटेरिया को, तो अगर आप, हाँ लेकिन एक कंडीशन और भी लगा रखा है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखा है तो भी आपको मैक्सिमम 30 अंक ही मिलेंगे। नेट जेआरएफ सेट इस पर मैक्सिमम 7 अंक मिलेंगे और कैटेगरी वाइज पर मैक्सिमम 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये नोटिफाई कर दिया है। और कितने कैंडिडेट को बुलाना है इंटरव्यू के लिए, ये डिपेंड करती है उस भर्ती आयोग पर, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है उस पर डिसाइड करती है। तो इस तरह से ऊपर में क्या देखा आपने, एकेडमिक स्कोर पर 80 अंक है, रिसर्च पब्लिकेशन पर 10 अंक है, टीचिंग एक्सपीरियंस पर 10 अंक है। कुल मिलाकर 100 अंक पर के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एकेडमिक स्कोर कहाँ से कहाँ तक है। एकेडमिक स्कोर जो है ज़रा सा इसको मैं इरेज कर लूँ तब आसानी होगी। हाँ, एकेडमिक स्कोर में कौन कौन आएगा देखिए। एकेडमिक स्कोर ग्रेजुएशन आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा, एमफिल अगर किया है तो एमफिल आएगा और पीएचडी आएगा। ये है एकेडमिक क्या हो गया, एकेडमिक ये। इसके अलावे इसमें भी और भी जोड़ा जाता है, नेट जेआरएफ या सेट, यहाँ तक आपका एकेडमिक में जोड़ा जाएगा। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो मैक्सिमम 80 अंक मिलेंगे। 25 और 15 40, 7 47, या इसको जोड़ लीजिए 30 70 और यहाँ 7 77 और ये 3 80। या फिर जिसको मान लीजिए कि ये सीधा मैक्सिमम चूँकि यहाँ है तो 7 जोड़िएगा मैक्सिमम और ये 3, तो 80 ही मिलेंगे मैक्सिमम आपको। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है 10 इस पर और 10 इस पर 20, 100 हो जाएगा, है ना। तो एकेडमिक इसमें उतना जोड़ा जाएगा। अब सवाल है कि आपको कितने अंक, ये किसके लिए है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब जो कॉलेजेज में के प्रोफेसर की बहाली होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए मानक थोड़ा अलग है स्ट्रक्चर यही, लेकिन नंबर में थोड़ा बहुत अंतर है। वो अंतर क्या है चलिए मैं आपको बता ही दूँ, उसके बाद में बताऊँगा आपका स्कोर कितना है। ये देखिए, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ असिस्टेंट कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेज। टेबल 3B है, टेबल 3A में यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बहाल होंगे वो था, और बी में जो है वो क्या है कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जो बहाल होंगे उसके लिए नियम किया है। कुल मिला के स्ट्रक्चर वही है, यहाँ भी वही है कि अगर 80% या उससे अधिक का स्कोर आपने किया तो आपके मेरिट में 21 अंक जोड़ेंगे। यदि 60 से 80% स्कोर किया आपने तो आपके मेरिट में 19 अंक जोड़ेंगे। यदि 55 से 60% का स्कोर किया तो आपके मेरिट में 16 अंक जोड़ेंगे। यदि 45 से 55% का स्कोर किया तो आपके मेरिट में 10 अंक जोड़ेंगे। क्योंकि जानते हैं आपको कि ग्रेजुएशन में 45% से कम किसी को नंबर नहीं होता है, क्योंकि उससे कम आया तो वो फेल। पीजी में अगर 80% या उससे ज़्यादा नंबर है तो मेरिट में 25 अंक जोड़ेंगे। 60% से 80% है तो मेरिट में 23,
और 50% से 60% के बीच नंबर है तो मेरिट में आपको 20 अंक जोड़े जाएंगे। 50%, 55% क्यों है मिनिमम? क्योंकि आप याद कीजिए, कहीं भी फॉर्म भरते होंगे इसमें लिखा रहता है कि कैंडिडेट कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इसलिए 55% सीलिंग है। 55% से कम नंबर है तो आपका कोई मान्य नहीं है। हाँ, ST SC OBC अगर है तो उसको 5% की छूट है, वो 50% पर भी उसका काम चल जाएगा। यहाँ भी है कि अगर MPhil में आपको 60% से ज़्यादा नंबर है तो 7 अंक मिलेंगे, 55 से 60 मिलेंगे तो 5 अंक मिलेंगे। PhD पर यहाँ 25 अंक है कॉलेज के लिए, नेट JRF पर 10 अंक है, सिर्फ नेट पर 8 अंक है, स्लेट पर 5 अंक, पेपर पब्लिकेशन पर यहाँ पर एक पेपर पर 2 अंक है, मैक्सिमम 3 पेपर दे सकते हैं तो मैक्सिमम आपको यहाँ पेपर पर 6 अंक मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस पर 10 अंक है, यानी 1 साल के लिए 2 अंक है, अगर 5 साल आपका एक्सपीरियंस है तो 10 मिलेगा। अवार्ड में नेशनल अवार्ड है तो 3 अंक, और अगर आपको लिस्टेड लेवल का है तो 2 अंक ही मिलेंगे। इस तरह से यहाँ एकेडमिक स्कोर MPhil PhD पर मैक्सिमम कितना हुआ? 25, नेट JRF पर मैक्सिमम 10, अवार्ड पर 3 अंक मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर यहाँ कितना है? 84, रिसर्च पब्लिकेशन पर 6, एक्सपीरियंस पर 10। यानी कि यहाँ अगर आप देखें तो वहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्कोर जो था वो 80 था और यहाँ पर आपको एकेडमिक स्कोर 84, 4 अंक का अंतर है। ये है। अब सवाल है कि आपको कितने नंबर आएंगे, थोड़ा ज़रा काउंट कर लीजिए आपको कितने नंबर आएंगे, है ना। अब क्या करना है हमको कि देखना है कि किसको कितना नंबर आएगा, सिर्फ नेट वाले को कितना आएगा और सिर्फ PhD वाले को कितना आएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट को क्या होता है कि 60 से 80% का नंबर होता है जनरली, जो मीडियम क्वालिटी के स्टूडेंट है। जो ओवर ब्रिलियंट है उसको 80 से ज़्यादा होता है। ओवर ब्रिलियंट नहीं, कई यूनिवर्सिटियों में मार्किंग का ऐसा सिस्टम है कि 80 से ज़्यादा भी लाते हैं। तो मान के चलिए अधिकांश यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के 60 से 80% के बीच नंबर होता है, क्योंकि यहाँ का मार्किंग स्कीम अलग है। अदर राज्यों के हिसाब से नंबर यहाँ उतने नहीं होते हैं जितना अदर स्टेट में होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं किसी का कि जो ग्रेजुएशन है उसमें उसको 60 से जो है 80% है तो उसको मेरिट में 13 अंक मिला। PG है, PG में भी 60% मिला, 23 अंक मिला। मान लीजिए MPhil नहीं PhD है, PhD में 30 मिल गया। और अगर JRF है तो उसको 7 मिल जाएगा। और अगर सेट JRF हो गया तो सेट का कोई मान्य नहीं है। और अगर उन्होंने उसको पेपर है 5 पेपर है तो 10 अंक मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है कितने दिनों का उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 साल का है तो 10 मिल जाएंगे, किसी के पास नहीं भी होता है। अवार्ड जो है वो आसान नहीं होता है, अवार्ड सबको नहीं मिलता है। तो अगर इसका स्कोर आप देखें तो ये स्कोर कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 3 हो गया, एक था तो 2 हो गया, 4 3 7, 1 8 1 9, तो 93 अंक में इसको मैक्सिमम मिल सकता है इसको, अगर नेट JRF है तो, है ना। एक्सपीरियंस भी 5 साल का है, पब्लिकेशन भी है। तो अब मान लीजिए वैसे कैंडिडेट जिसको कि टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा इसको 60 बला 13, 60 के एवरेज पे लेके चल रहे हैं। यहाँ मिल जाएगा 23, PhD है तो 30, मान लीजिए सिर्फ नेट है तो 5 मिलेगा, पेपर है तो 10, मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा उसका 3 3 6 5 11, और इधर हो जाएगा 2 1 उधर 2 और 2 4 3 7 1 8, 81 हो गया। अब मान लीजिए कोई सिर्फ नेट कैंडिडेट है तो उसको कितना मिलेगा, सिर्फ नेट 60 और 80 के बीच में बात करें तो नेट देखिए ग्रेजुएशन 13 मिल जाएगा, इसमें 23 मिल जाएगा। चूँकि उसके पास MPhil की डिग्री होगी नहीं, नेट वाले जो तुरंत किए हैं PhD की डिग्री नहीं होगी। JRF है तो हो सकता है, लेकिन नेट है तो सिर्फ 5 नंबर मिलेगा, JRF है तो 7 मिलेगा, 5 या 7। रिसर्च पब्लिकेशन देखिए, नेट वाले कैंडिडेट जो तुरंत क्वालिफाई करते हैं उनको मालूम नहीं होता है, अधिकांश कैंडिडेट को रिसर्च क्या है, उस पेपर पर कितने नंबर मिल रहे हैं, तो ज़्यादातर कैंडिडेट को वो नंबर नहीं होता है। एक्सपीरियंस भी उसको नहीं होता है क्योंकि तुरंत नेट क्वालिफाई किया होता है। तो ये नंबर कितना हो जाएंगे उसको, तो ये आप देख सकते हैं 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 या 43 मार्क्स होंगे सिर्फ नेट क्वालिफाई वाले कैंडिडेट को। तो यहाँ एक तरह से UGC का रेगुलेशन जो है 2018, या इसको अब 2023 भी नाम दिया गया, ये 2023 भी है, सेम रेगुलेशन ही, एक पॉइंट में अंतर किया है सिर्फ,
3.10 का पारा जो 3 है। अब वो ये 41 है 43। तो यहाँ पर ये बातें हैं कि जो है कि नेट वाले और पीएचडी वाले के मार्किंग में, चूँकि पीएचडी को जो 30 मार्क्स है और नेट को जो है 5 मार्क्स है, ये असंतुलन का बड़ा कारण है। लेकिन मैं एक बात भी बता दूं, नेट वाले कैंडिडेट को उदास होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, पीएचडी तो वो श्योर कर लेंगे, यानी 2-3 साल के बाद, 3 साल के बाद वो इसी लाइन में आ जाएंगे। यानी 3 साल का इंतज़ार आपको करना होगा, है ना। लेकिन जो पीएचडी वाले कैंडिडेट हैं, जो रियल में स्कॉलर हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है पीएचडी को लेकर के कि कहीं डिग्री कुछ होती है, कहीं डिग्री कुछ होती है, किसी तरीके से, चलिए उस पर हम नहीं चलते हैं, जाना भी नहीं चाहिए। तो जो वास्तव में पीएचडी करते हैं, जिसमें टैलेंट है, वो नेट भी क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम कैंडिडेट को होते हैं कि जो पीएचडी वो नेट भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं कि पीएचडी होल्डर कैंडिडेट नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वैसे कैंडिडेट से आप 2-3 साल में आगे निकल जाइएगा, आप मेरिट में स्कोर अच्छा कीजिएगा, आप भी 93 आ जाइएगा। इसलिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेट वाले को पीएचडी में एडमिशन में भी आसानी होती है, क्योंकि जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो जो आपके इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको मालूम है कि बंदे में दम है, तभी नेट क्वालिफाई किया है। नेट क्वालिफाई करना भी आसान नहीं है ना। और जो पैट क्वालिफाई करके जाते हैं तो जो लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी चलता है, अरे ये तो ऐसे आया होगा, ये बहुत ये नहीं होगा। तो नेट वालों को प्राथमिकता दिया जाता है पीएचडी एडमिशन में भी। और आप जब रिसर्च करने जाइएगा तो आपका माइंड शार्प रहेगा, आप अच्छे से रिसर्च कर पाइएगा, है ना। तो ये प्रोसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया है। तो आप शॉर्ट लिस्ट होइएगा कि नहीं होइएगा, ये आपने कैलकुलेशन के हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से कर लीजिए, मैट्रिक्स के हिसाब से। जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, इसी को कहते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2023 भी कहते हैं। तो इस आधार पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए और देख लीजिएगा आप शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब सवाल है, यदि आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है ना, तो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराने में कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। और यदि आपको और कोई परेशानी हो तो भी बताइएगा। आप कैसा वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और आपको क्या चाहिए, उस मैटर में कुछ अगर आपको क्लियरेंस लेना हो तो भी बताइएगा। यानी आपको इस संदर्भ में जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या जो भी चाहते हैं हमको इस पर भी जानकारी चाहिए, तो मैं आपके ऑन डिमांड वीडियो में क्लब बना दूंगा, या आपको मेरी पर्सनल हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम आपको बता देंगे, या आपको संपर्क करने की ज़रूरत होगी तो नंबर भी दे देंगे, आप बात भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आज का हमारा ये कि शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया क्या है। शॉर्ट लिस्ट करके अब उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट वो शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया में ऊपर रहेंगे, और उसके बाद तो ये सिर्फ शॉर्ट लिस्ट क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया है। मेरिट जो बनता है फाइनल, वो इंटरव्यू पर बनता है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में या कई स्टेट में क्या होता है, जो मेरिट बनाया जाता है, बिहार हो, झारखंड हो, या इस तरह के राज्यों में, वहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है कि ये जो शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया, शॉर्ट लिस्ट में कितना नंबर आया प्लस इंटरव्यू में कितना नंबर आया, दोनों जोड़ के, तो वो थोड़ा ज़्यादा पारदर्शी होता है। क्यों होता है कि आप मान लीजिए आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, आप नेट है, पीएचडी है, और इंटरव्यूअर आपसे बायस्ड होकर किसी बात को लेकर, या आप बायस्ड होकर कम नंबर दे दिया, तो आपको एकेडमिक स्कोर से वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एकेडमिक बहुत अच्छा है और इंटरव्यूअर आपको बायस्ड होकर वहाँ पर फेल कर दे या कम नंबर दे दे, तो वहाँ तो सिर्फ इंटरव्यू सिलेक्शन होना है, तो वहाँ पर तो छट जाइएगा। तो जिस राज्य में ये व्यवस्था है कि एकेडमिक स्कोर प्लस इंटरव्यू दोनों जोड़कर मेरिट बनाएंगे, तो वहाँ कुछ बेहतर स्थिति है। लेकिन इंटरव्यू को लेके कई बातें चलते रहती, कई कैंडिडेट बहुत सारी बातें कहते हैं, जो इंटरव्यू देके भी आते हैं कि बायसनेस कुछ ना कुछ वहाँ पर होता ही है, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं। चूँकि हमें अभी उस बात का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि होता ही है। जिस दिन एक्सपीरियंस होगा मैं उस दिन आके मैं कहूँगा हाँ वास्तव में ये होता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि ये वीडियो हमारा आपको बहुत अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
क्योंकि हम आपको जो वीडियो उपलब्ध कराएंगे वो यूजीसी रेगुलेशन हायर एजुकेशन संबंधी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि हमने हाल में वीडियो बनाया था कि यूजीसी पीएचडी को संबंध में यूजीसी ने जो कही थी कि वो मैंडेटरी नहीं रहेगा, वो ऑप्शनल होगा, उस पर बनाया, उसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पर।